इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो वो कहते थे क्या मैं मोदी से जंग कर दूं, क्या मैं भारत के खिलाफ खड़ा हो जाऊं। पंजाब हुकूमत ने एक और इनकलाबी काम कर दिखाया और पटवारियों से इख्तियारात जो है वापस ले ली। तो पीटीआई के जो आपस के झगड़े हैं वो नए साल में भी उसी तरह जारी हैं। सुहेल अफरीदी ने भी नए साल पर इमरान खान को सरप्राइज दे दिया। आने वाला वक्त जो है वो साबित करेगा कि सुहेल अफरीदी हो या गंडापुर हो या कोई भी हो या मुराद सईद हो, सब एक ही थाली के इकट्ठे चट्टे हैं। और बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, आज नए साल का पहला दिन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह सलामत रखे जैसे 2025 में कामयाबियां समेटी हैं, 2026 उससे भी बेहतरी की तरफ रवां दवा हो और 2026 में उसी तरह कामयाबियां समेटे जैसे 2025 में समेटी। आपको पता है कि एक वक्त वो भी था कि जब असम्बली में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो वो कहते थे, जो अपनी अपोजिशन को या पाकिस्तानी कौम से जब ख़िताब करते थे, तो जब इंडिया की तरफ से वार किया जाता था तो वो फरमाते थे कि जी क्या मैं मोदी से जंग कर दूं, क्या मैं भारत के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाऊं, क्या मैं जंग के ज़रिए उनके ऊपर वार कर दूं। तो वो बातें इस तरह की करते थे लेकिन करते कुछ नहीं थे। तो एक वक्त वो आया कि जब 2025 में इंडिया ने दोबारा हमें मैली आंख से देखा या हमारे ऊपर वार किया, तो उन्होंने छोटी सी शरारत की। तो उस शरारत के बदले पाकिस्तान की जो सियासी और अस्करी क़यादत थी, उन्होंने यकजा होकर एक पेज पर खड़े होकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और जिसकी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को माना कि पाकिस्तान हर तरह के हालात से निपटना जानता है और हर तरह के हालात के ऊपर अपने जो उनकी कौम है वो पाकिस्तानी पाक फ़ौज के साथ खड़ी है, और जो उनकी सियासी क़यादत है वो भी एक पेज पर खड़ी है। तो जिस तरह से उनको जवाब दिया, तो पूरी दुनिया के जितने भी चिकट चौधरी थे, जो ट्रंप था या कोई और है, जितने भी लोग हैं सरबराहान हैं, तमाम दुनिया के सरबराहान ने पाकिस्तान को माना और पाकिस्तान को खैर सगाली पैगाम भी भेजा। और पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये भी दुआ की कि पाकिस्तान हमारे साथ तिजारत करे, पाकिस्तान के सरबराहान हमारे मुल्क में तशरीफ़ लाएँ और उनको वहाँ पर दावतें आने शुरू होगी। और बहुत सारे सरबराहान पाकिस्तान की तरफ उन्होंने रुख मोड़ लिया और पाकिस्तान के साथ अपने रवाबत बढ़ा लिए। किसी ने सिक्योरिटी के लिए बढ़ा लिए और किसी ने किस मकसद के लिए। मतलब उनको पता चल गया कि पाकिस्तान के पास एटमी असासाजात जो एटमी हथियार हैं उसके साथ साथ और भी बहुत सी टेक्नोलॉजी की ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी दुनिया को नहीं पता था। तो पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया। तो आज कारोबारी रोज़ के आगाज़ से ही PSX 100 इंडेक्स में मस्बत जो रुझान देखने में आया है, और एक मौका पर इंडेक्स 1954 पॉइंट्स इजाफे से 1,76,000 की हद अबूर कर गया। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 1954 पॉइंट्स इजाफे से 1,76,008 पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी PSX 100 इंडेक्स ने 1,75,000 की नफसियाती जो हद अबूर की थी। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे में पाकिस्तान ने भारत पर बरतरी हासिल कर ली है। गैलप वर्ल्ड पोल के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने 2026 के आगाज़ पर मईशत और आलमी अमन के हवाले से भारत और आलमी औसत दोनों में बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। सर्वे 60 ममालिक में किया गया है। पाकिस्तान में 51% अफराद आने वाले साल के बारे में पूरी उम्मीद है। ये 51% वही हैं जो मुहिब वतन है और जिनको पता है कि 2025 के अंदर किस तरह से उनका कारोबार बेहतर हुआ है या मुल्की मईशत बेहतर हुई है या किस तरह से इसके कर्ज़े उतारे गए हैं, जो इंस्टॉलमेंट रहती थी वो कैसे गई हैं। जो इन चीज़ों को समझते हैं तो वो सारे पुरुमीद हैं। जो जहालत के आखिरी दर्जे में रहते हैं और जिनके लिए कल्ट फॉलोइंग सबसे अफजल है, तो वो कल्ट फॉलोइंग को देखते हुए उनको पता भी हो कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है, फिर भी वो ये कभी नहीं कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है। तो बहुत सारे लोग वो भी हैं। तो ये इक़्तिसादी हवाले से 53% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि 2026 खुशहाली का साल होगा। ये शरह भारत के 39% और आलमी औसत 24% से नुमायाँ तौर पर ज़्यादा है। अमन के हवाले से भी पाकिस्तान आगे रहा। 52% पाकिस्तानियों की तवक्को है कि दुनिया में अमन बढ़ेगा, जबकि भारत में ये शरह जो फ़ीसद है वो 26% रह गई है। तो दुनिया में तो अमन बढ़ेगा लेकिन भारत में उसकी 26% जो शरह। सर्वे के मुताबिक ये उम्मीद 1994 के बाद रिकॉर्ड की गई है। बुलंद तरीन सतहों में से एक है। मतलब ये जो उम्मीद लगाई गई है ये 1994 के बाद अब रिकॉर्ड की गई है और ये बुलंद तरीन सतहों में से एक है। माजी में इस नौइयत का रुझान 1990 की दहाई के आखिर में और 2010 की दहाई के वस्त में देखा गया था।
तो ये अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी सतह पर 3 अहम पैमानों में औसत से बेहतरी कारकर्दगी दिखाई है। इनमें मजमूई उम्मीद, इक़्तिसादी खुशहाली और अमन की तवक्को शामिल है। इनमें से दो पैमानों में पाकिस्तान ने भारत पर सबकत हासिल कर ली है। नतीजतन गैर यकीनी आलमी माहौल के बावजूद पाकिस्तानी अवाम 2026 के हवाले से पुरएतमाद और पुरुम्मीद दिखाई देते हैं। सर्वे आलमी और इलाकाई हम मनसूबों के मुकाबले में पाकिस्तान की मईशत और अमन के बारे में निस्बतन बेहतर तस्वीर पेश करता है और ये हकीकत पर मबनी बात है। आपको पता है कि जो कुछ नज़र आता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, GDP को समझते हैं, पाकिस्तान के कर्ज़ों के जो इंडिकेटर्स हैं उनको समझते हैं, जो हमने इंस्टॉलमेंट उतारी हैं, जो 2 साल से तवील का शिकार थी वो भी अभी उतारी हैं, आपको पता है कि 1 माह पहले। तो ये सारी चीज़ों को जो लोग समझते हैं और जिनका मईशत का पहिया चलने लग गया, उनको ये पता है कि 2026 का साल अगर इसी तरह हम चलते रहे तो बेहतरी की तरफ रवान हुआ और बेहतर होगा। पंजाब हुकूमत ने एक और इनकलाबी काम कर दिखाया और पटवारियों से इख्तियारात जो है वापस ले लिए हैं। पटवारियों से बड़े बड़े इख्तियारात वापस लिए गए हैं। पटवारियों से बै की फ़र्द इंतकाल का इख्तियार बोर्ड ऑफ रेवन्यू ने वापस ले लिया है। अब पटवारी के पास सिर्फ रिकवरी, गिरदावरी और अदालत में रिकॉर्ड फराहम करना बाकी रह गया। नए तरीक़ाकार के तहत साहिल राजी रिकॉर्ड सेंटर या ई सहूलत मरकज़ से फ़र्द बै वसूल करेगा। बाद अज़ां स्टाम्प फरोश से बाकायदा रजिस्ट्री तहरीर करवाएगा और तहसीलदार के पास साहिल अपनी तमाम तर दस्तावेज़ात पेश करेगा और तहसीलदार 1 दिन के अंदर इस रजिस्ट्री को पास करेगा। गवाहान की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो जो एक सिलसिला चलता था, पटवार खानों में बदमाशी थी और पटवारी खुद से ही तहसीलदार बना हुआ था, खुद से ही वो जनाब सब रजिस्ट्रार था, खुद से ही जनाब असिस्टेंट कमिश्नर था और वहाँ बैठे वो छोटी रजिस्ट्री है, इंतकाल है या बड़ा इंतकाल है तो वो खुद ही वहाँ बैठे गवाहान की मौजूदगी में इंतकाल लेकर तो वो लोगों को जो ख़रीदो फरोख्त का काम जारी था तो उसके ज़रिए वो 3%, 4%, 2% उनसे अपना मुआवजा लेते थे कि ये इतनी फ़ीस है। और जो सरकारी फ़ीसें होती थी वो उनके चलान भी वो खुद से जमा करवाते थे, बल्कि उनके जो जितने चलान होते थे उनकी फ़ीसें ले लेते थे। और इस तरह के बहुत सारे बोगस जब AG ऑफिस ने या दूसरे इदारों ने जब ये इनका एहतसाब किया और जब पटवार सर्कलों के अंदर इनका ऑडिट हुआ तो उसमें ये बातें पता चली कि जनाब ये बहुत सारे चलान ऐसे हैं जो बोगस हैं, जो हुकूमत पंजाब के अकाउंट में जमा नहीं हुए, जबकि उससे पटवारी ने, किरदावर ने, उन्होंने उनसे फ़ीस ले ली है और फ़ीस कैश की सूरत में वसूल की गई है और उसके साथ जो चलान लगाया गया वो स्टैम्प पे भी 2 नंबर होती हैं और वो जो कैश है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जाता। तो ये इस तरह के पुराने किस्से चलते आ रहे थे और ये इसके ऊपर हर ज़िला के अंदर इस तरह की शिकायत होती थी कि जो गवर्नमेंट को पता नहीं लाखों नहीं करोड़ों अरबों रुपए का 1 साल के अंदर नुकसान होता था। और कुछ लोगों का जब ऑडिट होता था 1 से 2 साल बाद जब वो पता चलता था, कुछ लोग रिटायर हो चुके होते थे, कुछ लोग वफ़ात पा चुके होते थे। अब गवर्नमेंट पंजाब उनसे कहाँ से जाकर वसूली करती। ये जो एक मेकनिज़म बनाया गया है ये शफाफियत की बुनियाद पर होगा और इसके अंदर किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं होगी। आप सीधा राजी सेंटर जाएँ और अपना ID कार्ड ओरिजिनल साथ लेकर जाएँ। और इससे एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि बहुत सारे लोग जो ओवरसीज़ के अंदर मौजूद होते थे लेकिन वो अपना पावर ऑफ अटार्नी दिए बगैर उनकी जो पटवारियों से और गिरदावर से या तहसीलदार से मिली भगत होकर वो उनके आए बगैर ही जायदाद जो है वो आगे मुंतकिल हो जाती थी और वह इंतकाल की शक्ल में होती थी, रजिस्ट्री नहीं होती थी। जिसका नुकसान ये होता था कि उन लोगों ने पैसे भी लिए होते थे और वो शिफ्ट भी करते थे लेकिन वो खुद नहीं बंदा आया होता था जिसकी जगह होती थी और वही लोग कुछ अरसे के बाद उससे मुनहरफ हो जाते थे, पेमेंट भी ली होती थी तो वो केस कर देते थे जनाब उधर जाकर कहते थे हमारे फ्रांजिक करवा लें, जबकि हमारे अंगूठे भी नहीं मौजूद और हमने बयान भी नहीं दिए और उन डेट्स में हम मुल्क से बाहर थे। लेकिन ये सारी चीज़ें कौन करता था? ये वो पटवारी और गिरदावर और तहसीलदार नीचे मिली भगत से ये काम करते थे और उनको पता होता था कि ये बंदा 20 साल से बाहर बैठा है और ये ना कभी आया और ना ये दोबारा आएगा और ये उसके बिहाव पे उसका भाई है या कौन है या रिश्तेदार है। या काफ़ी जगह पे ये भी देखने को मिला है कि कुछ लोग ऐसे होते थे कि जिनका उस प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ भी नहीं होता था तो वो मिली भगत करके वो प्रॉपर्टी का इंतकाल करवा देते थे। ये सारी चीज़ों को जो रोका गया है और ये बहुत ही एक अच्छा फ़ैसला किया और इसका जो उन्हें नई डायरेक्शन दी है, ये आने वाले वक्त में पूरे पंजाब की जितनी भी आवाम है उनको पता चलेगा कि इसके कितने मस्बत नताइज सामने आएंगे। जो लोग लिटिगेशंस का शिकार हो जाते हैं और प्रॉपर्टी देने के बाद पछताते हैं कि हमने प्रॉपर्टी इस तरह नहीं इस तरह दी थी,
तो उसकी रजिस्ट्री नहीं लिखी गई है, स्टाम्प नहीं लिखा गया, बयान हुए हैं और पेमेंट मिली है और हम घर आ गए हैं, लेकिन इतने कनाल नहीं दी थी, इतने कनाल दी थी, क्योंकि उसके अंदर रद्दोबदल हो जाती थी। तो अब ये जब कंप्यूटराइज सिस्टम होगा, उधर अराजी सेंटर के ज़रिए तमाम चीज़ें मुंतकिल होंगी और जैसे बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्री होती थी उसी तरह इंतकाल का प्रोसेस होगा, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी मुश्किलात से और बहुत सारे आने वाले जो जितने मसाइल हैं आवाम को, उनसे निकलने में आसानी होगी। दूसरी जानब दोस्तों, पीटीआई के जो आपस के झगड़े हैं वो नए साल में भी उसी तरह जारी हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी शेर अफजल मरवत की लाइन में खड़े हो गए हैं। जो पीटीआई की फायर ब्रिगेड है, जो उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड है, वो उन पर बरस पड़ी है। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात की बात की तो पीटीआई का सोशल मीडिया उन पर लॉन्च हो गया। अब बैरिस्टर गौहर ने सोशल मीडिया की वही बातें सुनाई हैं जो मरवत कहा करता था। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो मुझे तनकीद का निशाना बनाते हैं वो ज़्यादातर गुमनाम किस्म के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहाँ से गालम गलोच हो रहा है। अब ये सितम ज़रीफ़ी देखें, ये इनकी जनाब कि इनके अंदर इत्तफाक पता नहीं कब पैदा होगा। शरीफ ख़ानदान के बारे में लोग बातें करते थे कि जी मीम से शीन निकलेगी और शीन से नून निकलेगा और ये होगा वो होगा। शेख रशीद कहता था, कभी इमरान खान कहता था, कभी उनकी क़यादत कहती थी, लेकिन आज तक जो मुस्लिम लीग नून है उसके अंदर शरीफ ख़ानदान के अंदर कभी भी ये बात आपको देखने को नहीं मिली होगी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई हुक्म दें या मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी जो कैबिनेट है उसके अंदर कोई फ़ैसला करें और कोई और बंदा जाकर उनके ख़िलाफ़ बयान दे दे या उनके आगे खड़ा हो जाए या उसकी पासदारी ना करे। जो पार्टी का बयानिया होता है वो पूरी लीडरशिप का और पूरी कारकुनान का बयानिया होता है। कभी आज तक इस तरह की चीज़ें आपको देखने को नहीं मिली। तो सुहेल अफरीदी ने भी नए साल पर इमरान खान को सरप्राइज़ दे दिया और आज डयाला मुलाकात करने नहीं आया। आज इमरान खान से सियासी मुलाकातों का दिन था और आपको पता है कि मुलाकातों का टाइम होता है और उसका दुरानिया दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर अंदर आपने आना है, 4 बजे से आप पहले पहले पहुंचना होता है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब इस बार भी मुलाकात पर नहीं पहुंचा और मुसलसल सुहेल अफरीदी का मुलाकातों से राह जो फरार इख्तियार कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सुहेल अफरीदी का फोकस अपनी वजारत आला बचाने पर है, ये बात तयशुदा है, या फिर कोई और टारगेट है? बहरहाल ये भी तय हो चुका है कि सुहेल अफरीदी इमरान खान का जानशी बनना चाहता है और उसके पीछे जो है सबसे बड़ी वजह हलीमा खान है। हलीमा खान चाहती है कि जिस तरह से वो हलीमा खान के साथ तामुन करते हुए अपनी सियासत चमका रहा है और हलीमा खान के साथ वो अंडर टेबल मिला हुआ है और हलीमा खान के इशारों पर चलता है। और इनके अंदर एक जो सबसे बड़ी जो बात देखी जाती है कि हलीमा खान अगर जेल के बाहर पहुंच जाएंगी, सुहेल अफरीदी नहीं पहुंचेगा, तो ये सारी इनकी जो कड़ियां अगर जब मिलाई जाएं तो इनके पीछे जाया जाए तो ये सब कुछ एक ही चीज़ होती है। तो ये एक ड्रामा करते हैं, एक हाथ इनका सर पर होता है, एक हाथ पाँव पर होता है। और जो सुहेल अफरीदी साहब है वो इदारों के कुछ लोगों से भी उनकी मुलाकातों की जो शवाहिद हमें मिले हैं और वो उनसे भी अपनी गुजारिशात पेश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से मेरी जान बख्शी की जाए और मुझे वजारत जो आला के मनसब पे बैठा रहना चाहिए, मुझे उससे बचाया जाए कि उधर से नायल ना हो। सुहेल अफरीदी के ज़रिए मुराद सईद पार्टी चलाएगा, मतलब ये भी तय हो चुका है इनका। हलीमा खान और हलीमा खान 2026 में जेल जाएगी। हलीमा खान का केस आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके सामने आने वाले वक्त में आ जाएंगी और आप देखेंगे कि जो आज हम आपसे बात कर रहे हैं इसी तरह आपको जो मंजर आम पर ये चीज़ें नज़र आएंगी और फिर शायद कर्ट फॉलोइंग के अंदर थोड़ी सी अकल आए और थोड़ा सा उनको शऊर मिले और वो ये समझें कि ये सब एक ही चीज़ है, लेकिन ये इन्होंने सबको उल्लू बनाया हुआ है, हुकूमत को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी और अवाम को भी। और जितनी अवाम है वो समझती है कि अब जैसे बैरिस्टर गौहर को गालियाँ दे रहे हैं, कल ये सुहेल अफरीदी को भी गालियाँ देंगे। और अभी सुहेल अफरीदी को इसलिए गालियाँ नहीं दे रहे कि वो ताज़ा लाहौर से होके गया और वहाँ पर वो हीरो बनने की उसने बड़ी कोशिश की और उसने अपने आप को साबित किया कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर गंडापुर लाहौर आता तो शायद इससे ज़्यादा लोग भी वो निकाल पाता और इससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करता। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब फेल हो चुके हैं लाहौर में भी और यहाँ पर भी। लेकिन उनके लिए इस वक्त जो अहम है वो सबसे अहम चीज़ ये है कि उनको वजारत जो वज़ीर आला शिप है उसके मनसब से ना हटाया जाए और उनके जितने केसेस हैं जो आने वाले वक्त में उनको सामना करना पड़ रहा है और उसका फ़ैसला हो जाना है, तो वो चाहते हैं कि उससे राह फरार हो जाए, राह फरार इख्तियार कर लें और उनकी कोई सेटलमेंट हो जाए जिससे वो उस मनसब से हाथ ना धो बैठें। तो वो इस हिकमत अमली से चल रहे हैं। लेकिन अभी जो जितने यूथी लौंडे लपाड़े हैं उनको इस बात की समझ नहीं आ रही। आने वाले वक्त में वो आज जिस तरह बैरिस्टर गौहर को गालियाँ दे रहे हैं, आने वाले वक्त में जो कल्ट फॉलोइंग शिद्दत पसंद है वो ये सुहेल अफरीदी को भी आप देखेंगे कि वो सुहेल अफरीदी को भी गालियाँ देंगे और वो आवाम के सामने होगी ये सारी चीज़ें। आज वो सुहेल अफरीदी की बेजा बेजा कर रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो साबित करेगा कि सुहेल अफरीदी हो या गंडापुर हो या कोई भी हो या मुराद सईद हो, सब
एक ही थाली के कट्टे चट्टे हैं और ये एक ही जो इनका मंशूर होता है, लेकिन अब आवाम को उल्लू बनाने के लिए इन्होंने अपने नए नए रास्ते और नए नए तरीके अपनाए हुए हैं। तो कल तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।